हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वाले ये जो चैप्टर है ना, ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जो भी आज हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, एक तरीके से हम ये देखेंगे उनकी जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई थी, किस तरीके से हुई थी, जितनी भी चीजें इंडस्ट्रीज में बनी है या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है हमारा, वो किस तरीके से हो पाया। आज इस वाले पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू चैप्टर। तो चलिए आज सबसे पहले हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि उसके इंट्रो में उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, द वर्ल्ड इज डायनेमिक एंड सो आर द आइडियाज ऑफ पीपल। ये जो वर्ल्ड है ना हमारा, ये एक डायनेमिक वर्ल्ड है और इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और लोग भी बहुत है, तो उनके जो आइडियाज है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं और वो भी एक तरीके से डायनेमिक है, एक वे में चलते हुए जा रहे हैं। हम हमेशा डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, ना बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे पॉसिबल हो पाए? अगर देखो हम अपनी हिस्ट्री में चेक करें, क्या हम जिस तरीके से लोग पहले रहते थे, क्या सेम वैसे ही आज लोग रहते हैं? क्या जिस तरीके से चीजों को पहले यूज किया जाता था वैसे ही आज भी यूज किया जाता है? तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में, और ये सारी जो चीजें पॉसिबल हो पाई है ना वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इंडस्ट्रीज की वजह से। ना ही अगर इंडस्ट्रीज आती और ना ही हम यहाँ तक पहुंच पाते। और आगे बढ़ने के साथ साथ पता है एक चीज और भी हुई है, हमारे जो सबकी लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट हो चुकी है। कैसे फास्ट हो चुकी है? देखिए, पहले क्या था, हम स्लोली स्लोली काम करते थे, किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब फैक्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई, जो काम है ना वो स्पीड में बढ़ने लगा। मशीन्स आ गई, तो उन मशीन्स के थ्रू जो भी काम होता है उसकी स्पीड डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, कई गुना ज्यादा वो काम बढ़ गया। मान लो अब ये स्क्रीन बोर्ड आ गए हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गए हैं। पहले नॉर्मल ब्लैक बोर्ड वगैरह होते थे जिनसे टीचर्स हाथ पे लिखा बोर्ड पर हाथ से लिखा करते थे, बट अब उसमें टाइम लगता था। 1 घंटे की क्लास में ऐसा लगता था कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बट आज के टाइम में जब ये इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गए हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें इजीली हो गई है। फटाफट से स्लाइड करो, फटाफट से उसको हटाओ, तो एक टाइम में जो वर्क है वो ज्यादा बढ़ चुका है, तो लोगों की लाइफ भी फास्टेस्ट हो गई है। बट ये जो पूरी लाइफ फास्टेस्ट हुई है, इस फास्टेस्ट लाइफ के पीछे रीजंस क्या थे? किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? किसके दिमाग में ये चीजें चली कि अगर इस तरीके से हम काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और चीजें ज्यादा फास्टेस्ट हो सकती हैं। जैसे जैसे चीजें फास्टेस्ट हुई हैं, इंडस्ट्रीज आई हैं, लोगों का वर्किंग सोर्स भी बढ़ा है, उनकी इनकम बढ़ी है, इनकम के सोर्स बढ़े हैं। ओके, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेड अस प्रोग्रेस इन साइंस। इसने हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि इसने हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा दिया। और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में ही नहीं, इसके अलावा भी काफी अदर फील्ड्स है जिसमें हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं, हम बाकी अदर थिंग्स में भी आगे बढ़े हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वन सच एग्जांपल ऑफ चेंज। और इस पूरे चैप्टर में जो हम बेसिक, जो हमारी थीम है इस चैप्टर की, वो क्या है? वो है हमारी चेंज। हम इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ चेंज को समझने वाले हैं कि पहले से और अब के बीच में क्या चेंजेस हुए हैं। उन्हीं चेंजेस को आज इस चैप्टर में हम समझेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज है ना, क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज? 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के मिड से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। बट ये स्टार्ट जो हुआ था कहां से स्टार्ट हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो स्टार्ट हुआ है। इन लेटर ईयर्स इट बिगेन टू डेवलप इन मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। और ग्रेट ब्रिटेन के बाद में ये जो चीजें थी ये और भी बहुत सारे कंट्रियों में फैलती हुई चली गई थी, और भी कंट्रियों को डेवलप कर दिया था।
ठीक है, टाइम लगा था, ऐसा नहीं है एक ही बार में सबको डेवलप कर दिया, टाइम लगा धीरे धीरे, बट इसके अलावा भी ग्रेट ब्रिटेन के अलावा भी जितनी अदर कंट्री थी वो भी क्या हो चुकी थी, डेवलप होने लगी थी। सो दिस चैप्टर विल हेल्प यू ऑब्जर्व द जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस पूरे चैप्टर में हमारी जो एक जर्नी है, वो जर्नी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, चेंजेस किस तरीके से हुए थे। फर्दर मोर यू विल कम टू अंडरस्टैंड द रीजन दैट मेड इट हैपन। तो इसमें आप उसके सारे रीजंस पढ़ोगे कि क्या हुई, कैसे हुई सारी चीजें, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को आज हम इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा इस चैप्टर में। आप बहुत सारी चीजें समझोगे कि पहले क्या थी, अब क्या हो गई, मतलब इंटरेस्टिंग से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, 2 इमेजेस ऑफ द 1900s। 1900 में ये 2 इमेज आपकी बुक में दी हुई होंगी। और सबसे पहले जब भी चैप्टर कोई भी स्टार्ट होता है तो साथ में बुक ले लो करो, उसमें अंडरलाइन करते रहा करो जो भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 1900 में हमारे पास 2 फिगर्स दिए हुए हैं, 2 इमेजेस दी हुई हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो इमेज है, ये इमेज है डाउन ऑफ द सेंचुरी। डाउन ऑफ द सेंचुरी इसका टॉपिक है। ये एक कवर पेज है, कवर पेज पे ये फिगर बना हुआ है, मार्च एंड 2 स्टेप। देखिए फर्स्ट इमेज है, इसके बाद एक इमेज और आएगी। इसको समझाने का क्या मोटिव है ये भी बताऊंगी। डाउन ऑफ द सेंचुरी पब्लिश बाय E.T. पॉल, म्यूजिक कवर, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, 1900। ये किसने बनाई थी, ये E.T. पॉल ने बनाई थी, ठीक है। देखिए द डाउन ऑफ द सेंचुरी, अ पिक्चर ऑफ द कवर पेज। ये जो पिक्चर है ये किस पे बनी हुई है, एक कवर पेज पर ये पिक्चर बनी हुई है। ये पॉपुलर म्यूजिक बुक है, ठीक है, एक पॉपुलर म्यूजिक बुक है। उस म्यूजिक बुक का जो कवर पेज है उस पे ये वाली बुक, सॉरी ये वाला फिगर जो है लगा हुआ है। और इसको पब्लिश जो बुक कराई है, म्यूजिक बुक किसने पब्लिश कराई है, E.T. पॉल इन 1900 में। दिस इमेज शोज अ गॉडेस लाइक फिगर स्टैंडिंग एट द सेंटर। ये जो आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये फिगर जो आप देख रहे हो ये किसका फिगर है, ये गॉडेस लाइक फिगर है कि एक फीमेल है, उसको गॉडेस माना गया है, देवी माना गया है इस फिगर में। और वो कहाँ स्टैंड कर रही है, वो सेंटर में खड़ी हुई है। सेंटर विच रिप्रेजेंट द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ये एक एंजल है जो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो गॉडेस फिगर है ये शो कर रहा है कि वो एंजल की तरफ आगे, प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। शी इज बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी। और उसने ये जो फ्लैग पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, ये न्यू सेंचुरी का फ्लैग है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक नई सेंचुरी हमें देखने को मिलेगी। She is gently pressed on a wheel with wings symbolizing time। और यहाँ पर देखिए ये एक व्हील है, यहाँ पर एक व्हील है। ये जो व्हील है ना, ये किसका सिंबल है, ये जो व्हील है ये टाइम का सिंबल है। देखिए शी इज जेंटली प्रेस्ड ऑन अ व्हील, ये जो व्हील है ये सिंबलाइजिंग टाइम्स। और विंग्स का मतलब क्या है, ये विंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये विंग्स है। और ये विंग्स किसका सिंबल है, ये विंग्स आगे बढ़ने का सिंबल है कि वो उड़ते हुए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मतलब ये जो समय है, समय आगे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस रेलवे। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे ये रेलवे है, ये मशीन्स दिखाई दे रही है आपको, टेलीफोन बूथ हो गया, ये कार बाइक वगैरह, ये सारी क्या है, ये मशीन्स दिखाई दे रही है। जैसे साइन आर द रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, इन फैक्ट्री, ये सारे सिंबल हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं। और ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिल रही हैं, चीजें एक्सपेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं, टाइम आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नई नई मशीनें निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो काम है वो इजी हो जाता है। तो ये डाउन ऑफ द सेंचुरी इसी चीज का सिंबल है। ये E.T. पॉल की एक पॉपुलर म्यूजिक बुक थी, उसके कवर पेज पे ये फिगर बना हुआ है। तो ये थी हमारी फर्स्ट इमेज। आई होप आपको एक एक चीज इसमें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये है देखिए हमारी सेकेंड इमेज, जिसमें 2 मैजिशियन है। सेकेंड इमेज में क्या है, 2 मैजिशियन है, एक ये है और एक ये ऊपर बैठा हुआ है। 2 मैजिशियन पब्लिश ऑन 26 जनवरी 1906 में। ये कब पब्लिश की गई थी 2 मैजिशियन, 26 जनवरी 1906
वन में पब्लिश की गई थी। देयर इज द ओरिएंट कैरेक्टर अलादीन। ओरिएंट मतलब बहुत ज्यादा पुराना होता है, तो ये जो कैरेक्टर है ये बहुत पुराना कैरेक्टर है अलादीन, सभी बच्चों का फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है अलादीन। जो जादुई चिराग को ऐसे गिरो उसमें से एक अलादीन निकलता है, वो बोलता है हुक्म मेरे आका। मतलब इसका मीन्स ये है कि आप जो अगर बच्चे क्या करते हैं, उनको बहुत सारी खाने की चीज चाहिए, अगर उनके पास कोई इस टाइप का अलादीन एक जिन्न था, तो अगर उनके बच्चों के पास कोई जिन्न आ जाए तो उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिल जाए, बहुत सारे टॉयज मिल जाए। ठीक है, आप भी अपनी अपनी बताना, अगर आपको सपोज कोई जिन्न मिल जाता है तो आप लोग क्या विश मांगोगे उससे? 3 विश देता है वैसे वो। ठीक है, तो ये था इसका, ये अलादीन है। तो अलादीन का ये था, जैसे आप बोले एक बड़ा सा महल आ जाए, तो अलादीन फटाफट से आपके लिए एक बहुत बड़ा सा महल बना देगा। उसमें बहुत सारे सर्वेंट आ जाए तो बहुत सारे सर्वेंट आ जाएंगे, आप कहोगे आसमान धरती पे आ जाए तो आसमान धरती पे आ जाएगा। तो ये अलादीन था, मतलब वो जो चाहे आप जो चाहो वो उससे करवा सकते थे। ऐसे चुटकी बजाते ही कोई भी काम तुरंत हो जाता था। तो ये एक मैजिक लैंप में रहता था, जब उसको घिसते थे तब बाहर आता था और आपकी जो भी डिमांड होती थी उनको फुलफिल करता था। अलादीन हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस विद हिज मैजिक लैंप। मैजिक लैंप की वजह से अलादीन ये जो ब्यूटीफुल प्लेस है इसको बना सकता था चुटकियों में। He is represent the east and the past. ये ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एट द बॉटम देयर इज अनदर कैरेक्टर अ मॉडर्न मशीन्स। यहाँ एक देखिए दूसरा कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है, ये मॉडर्न मशीन का कैरेक्टर है। ठीक है, वो ओरिएंट हो गया, बहुत पुराने टाइम का है, और ये मॉडर्न है। ये मशीन्स के थ्रू किसी भी चीजों को बना सकता है। ही हैज अ मॉडर्न टूल्स बिल्ड अ ब्रिज ships, towers, high-rise buildings. He represent the West and modernity. ठीक है, ईस्ट का मतलब पुराना भी होता है एक तरीके, वेस्ट का मतलब पश्चिमी, जिसमें की चीजें मॉडर्न होती हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये देखो पुराने टाइम का है, ये नए का। इसके पास ऐसी मशीन्स हैं जिनकी वजह से ये फटाफट से किसी भी चीजों को बना सकता है। ऐसा तो नहीं कि चुटकी बजाते ही बन जाएगी, टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट बन तो रही है ना। 1 महीने में, 2 महीने में चीजों को ये मॉडर्न टूल्स से जल्दी बनाया जा सकता है। तो ये जो पर्सन है ना, इसको हम मॉडर्न टाइम का अलादीन बोल सकते हैं, कि मशीन्स के आने से मॉडर्न पर्सन भी किसी भी चीज को इजीली बना सकते हैं, चाहे वो कितनी भी हार्ड चीज क्यों ना हो, कितने भी बड़ा से बड़ा पैलेस क्यों ना हो, कितने भी बड़े से बड़ा ब्रिज क्यों ना हो। देखो मॉडर्निटी का सबसे अच्छा सिंबल कि ओशियन में भी ब्रिज बन रहे हैं। अब यही देख लो ना, ये भी एक जादुई काम है कि मतलब ओशियन के अंदर ब्रिज का बनना, हवा में बिल्कुल ऊपर ऐसे स्विंग्स बन रहे हैं, झूले बन रहे हैं जो बिल्कुल हवा में ही है। तो ये मॉडर्निटी का सिंबल है। यहाँ इन दोनों इमेज को देने का मतलब सिर्फ यही है कि पुराने टाइम में जैसे अलादीन काम करता था, वैसे ही आज मॉडर्न टाइम में जो मशीन्स आ गई है वो काम करती हैं। फटाफट से उसमें डालो, खाना बनकर निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या है? ये भी तो एक अलादीन टाइप का ही चीज है ना। बोथ द इमेज आर द अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। दोनों ही ये मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाती हैं कि चीजों को फटाफट से किस तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजी। और इन दोनों ही इमेज में हमें रैपिड टेक्नोलॉजी, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में देखने को मिलता है। और वो दोनों ही किस तरीके से चेंजेस लेके आती है। एंड इनोवेशन, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवे, स्टीम शिप्स। ठीक है, रेलवे आ गई, मशीन्स आ गई, स्टीम शिप्स आ गए। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की वजह से हुई हैं। The history of industrialization thus because simply a story of development। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टोरी है वो सिंपली क्या है? डेवलपमेंट, कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। और ये जो टाइम चल रहा है ये डेवलपमेंट के या फिर टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस का टाइम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ तक तरीके से आप इंट्रो मान लो उसको, या उन 2 इमेजेस की एक्सप्लेनेशन मान लो। ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैं आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन करूं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो क्या उससे पहले चीजें नहीं बनाई जाती थी? बताइए, क्या उससे पहले चीजें नहीं बनाई जाती थी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, उससे पहले कोई चीज बनती ही नहीं थी, बनती थी। तो अब वही पढ़ेंगे हम
इस वाले पूरे चैप्टर में कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था तो उससे पहले चीजों को किस तरीके से, जब मशीन्स नहीं थी, टूल्स नहीं थे, तो उससे पहले चीजों को किस तरीके से बनाया जाता था। तो देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन, तो हम फैक्ट्री प्रोडक्शन की भी बात करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं, वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स, तब हम फैक्ट्री वर्कर्स की भी बात करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री क्या होती है। देखो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री मान लो एक बड़ा सा हॉल टाइप है, घर टाइप है, उसके अंदर सारे लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर अपने घरों पर चले जाते हैं। ये क्या है, ये तो फैक्ट्री है। ये क्या है, फैक्ट्री है। एक घर या कोई एक पर्टिकुलर जगह, उस एक पर्टिकुलर जगह पर हर जगह से लोग आते हैं, काम करते हैं। उस वो जो जगह है, उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं, उन मशीन्स पे लोग आते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद कुछ लिमिटेड आवर्स काम करते हैं, फिर वो अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये जो होती है, ये फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री एक सिंगल प्लेस होता है जिसमें सारे लोग आकर काम करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने घरों पर चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, अब इंडस्ट्री समझो। इंडस्ट्रीज क्या होती है, जहां इसी तरीके से हजारों फैक्ट्रियां होती हैं, हजारों टाइप के काम होते हैं, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई बहुत एरिया डिवाइड होते हैं, हम बोलते हैं वो तो इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब क्या हो गया कि उस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है, उस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है, इसलिए हम उसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। तो इसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोला जाता है, जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज हो, तो उस बहुत सारी जहाँ फैक्ट्री है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री एरिया या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे ही बोला जाता है। जब हम इंडस्ट्री वर्कर की बात करें, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें, जितने भी वर्कर उस इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्री वर्कर्स भी तो हुए, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है। आप इस तरीके से समझो, ये देखिए, ये एक जगह है, ठीक है, इस जगह में लोग आ रहे हैं और काम करते हैं। ये लोग आए, ठीक है, और यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये फैक्ट्री हो गई। ठीक है, ये क्या हो गए, ये फैक्ट्री हो गई। बट इसी टाइप से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री है और सारी फैक्ट्री अलग है। ये आयरन, ये स्टील, ये कॉटन, ये क्लोथ, ये सारी अलग अलग फैक्ट्री है। जब सारी अलग अलग फैक्ट्री है तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको इंडस्ट्री बोला जाएगा, और इसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इनके जो वर्कर्स हैं, क्या हम उनको इंडस्ट्री वर्कर नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। वर्कर्स तो वही है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हीं वर्कर को इंडस्ट्री वर्कर भी बोला जाएगा। तो यहाँ भी यही कह रहा है, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब हम उस पूरे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि उस जगह पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री तो हर फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है ना। जब हमें सभी प्रोडक्शन की बात करनी है तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलेंगे। तो वही जब इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे हो तो क्या फैक्ट्री वर्कर की बात नहीं कर रहे। फैक्ट्री मतलब अलग अलग फैक्ट्री के वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब वो सारे फैक्ट्रियों के एक साथ जो वर्कर है उनको इंडस्ट्रियल वर्कर बोला जाता है। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगेन विद द सेटिंग अप द फर्स्ट फैक्ट्री। हिस्ट्री जो इसकी स्टार्ट हुई है वो पहली फैक्ट्री से स्टार्ट हुई है, और फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो कब बनी, कैसे बनी, उनको सबको हम यहाँ देखेंगे। However, even before factories began to set up, जो फैक्ट्री सेटअप हुई, there was a large scale industrial production for an international market। जब फैक्ट्रीज सेटअप हुई, फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ना वो कहाँ जाने लगा, सारा इंटरनेशनल मार्केट में। फैक्ट्रीज के आने से पहले ही एक इंटरनेशनल मार्केट थी। फैक्ट्री के आने से पहले ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो हो रहा था। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले फैक्ट्री आई, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से ही था, फैक्ट्रियां तो बाद में आई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले था, फैक्ट्रियां बाद में आई है, और फैक्ट्री के आने से पहले ही इंटरनेशनल मार्केट्स थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो लार्ज स्केल में होता था, किससे, फैक्ट्रीज के सेटअप होने से पहले ही लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था,
और उनकी इंटरनेशनल मार्केट भी थी पहले से ही। इंडस्ट्रियलाइजेशन, the phase when industries developed and gave way to mass production। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसमें डेवलपमेंट भी था और जो प्रोडक्शन होता था वो भी एक मास प्रोडक्शन था, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में होता था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है। देखिए क्या था, इट रेफर्स टू अ फेज ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। ये जो अर्ली, ये जो फेज था ना, ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज है, ये फेज अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। किसका था? अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन का। दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। ये अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? जो फैक्ट्रीज के ऊपर बेस्ड नहीं है, प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बट विदाउट फैक्ट्री। इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है। देयर वाज एन एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। ये एग्रेरियन, एग्रीकल्चरल और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड था। मतलब प्रोटो इंडस्ट्रीज में जो ज्यादातर काम होते थे वो हैंडीक्राफ्ट होते थे, हाथ के थ्रू किए जाते थे। प्रोडक्शन इन टाउन, तो आई होप आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो जो फैक्ट्रीज नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, तो काम तो तब भी होते थे बट वो सारे काम हाथों से किए जाते थे। किससे? हाथों से उन काम को किया जाता था। इसलिए प्रोडक्शन तो फैक्ट्रीज के आने से पहले भी था। इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इन टाउन्स। इन द 17th and 18th century, merchants could not expand production within towns। 17 और 18 सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे ना, वो टाउन्स में प्रोडक्शन नहीं करवाते थे। नॉट एक्सपेंडेड प्रोडक्शन टाउन, उनका जो प्रोडक्शन था वो टाउन्स में एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था। किसका? ये जो मर्चेंट्स थे ये टाउन में एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, टाउन्स की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। उनका जो प्रोडक्शन था वो टाउन्स में ना होकर कंट्री साइड में था। ये लोग जो प्रोडक्शन करवाते थे वो टाउन्स में नहीं करवाते थे। कहाँ करवाते थे? कंट्री साइड में करवाते थे। तो ऐसा क्यों कि इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टाउन्स में नहीं होता था जबकि कंट्री साइड में होता था? तो क्यों मर्चेंट्स वगैरह, ट्रेडर्स अपना प्रोडक्शन टाउन्स में ना करवाकर कंट्री साइड में करवाया करते थे? देखिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्रैक्टिस। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो प्रैक्टिस में कैसे आया, किस तरीके से पुराने टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किया जाता था। देख रहे कैसा हो रखा था कॉलर, अब ध्यान गया है मेरा भी। चलिए देखो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्रैक्टिस, किस तरीके से जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो प्रैक्टिस में आया, पुराने टाइम में किस तरीके से चीजों को प्रोडक्शन किया जाता था। In the 17th and 18th century, merchants from the towns in Europe, जो merchants थे ना 17th और 18th century में, ये जो merchants थे ये यूरोप के टाउन्स के थे। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के टाउन्स के। Began moving to the countryside, रहते ये लोग टाउन में थे यूरोप में बट मूव कहाँ कर गए? कंट्री साइड में। जैसे कि आपको बताया जो मर्चेंट्स थे वो टाउन में अपना प्रोडक्शन नहीं करवाते थे, कहाँ करवाते थे? कंट्री साइड में। Supplying money to peasants and artisans, persuading them to far and international market। वो लोग क्या करते थे? पैसे को सप्लाई, मनी सप्लाई करते थे। किसको देकर आते थे पैसा? पीजेंट्स को और आर्टिसंस को पैसा देकर आते थे कि भाई ये लो पैसा, ये लो सामान, हमें थिंग्स बनाकर देनी है, जो गुड्स है वो बनाकर देने। पैसा दे दिया उनको, चीजें प्रोवाइड करवा दी। अब उसके बाद बोला इनसे आपको एक प्रोडक्ट बनाकर देना है और वो हम उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे। तो जो ये पीजेंट्स थे, ये आर्टिसंस थे, इनको वो पैसा, मनी और जो भी चीजें थी बनने वाली वो सब देकर आते थे और बोलते थे इससे प्रोडक्ट बनाना है। और उस प्रोडक्ट को वो कहाँ सेल करते थे? इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया करते थे। बट ये चीज तो वो टाउन्स में भी करवा सकते थे ना, वो कंट्री साइड ही क्यों गए? उसका भी रीजन है, देखिए क्यों गए थे। Within the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different part of the world, but merchants could not expand within the town। देखिए with the expansion of world trade, जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, ये जो लोग तो इन्होंने अपने शिप निकाले और अलग अलग कॉलोनीज में गए, अलग अलग कंट्रीज में गए, तो वहां जाकर इन्होंने हर कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया। जैसे इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो इसी टाइप से
इन लोगों ने हर कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाया जो कि पुअर कंट्री थी, गरीब कंट्री थी। वहां जाकर देखा यार पॉपुलेशन बहुत है इनकी और चीजें इनके पास है नहीं, तो मार्केट मिल गया इन्हें। क्या मिल गया इन्हें? मार्केट मिल गया कि हम वहां से सामान बनवाएंगे, यहाँ बेचेंगे, तो ये लोग खरीदेंगे क्योंकि इनके पास चीजें नहीं थी। तो इन्हें इंटरनेशनल मार्केट मिल गया। जैसे अफ्रीका, इंडिया, ये पुअर कंट्री थी, तो सामानों को इन कंट्रियों में बेचना इजी हो गया था। ठीक है, तो इन्हें क्या मिल गया? एक इंटरनेशनल मार्केट बन गई। तो जो वर्ल्ड ट्रेड होने लगा, अब क्या होने लगा? वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि हर कंट्री में इनका सामान जाने लगा था। बट जो मार्चेंट्स थे, इनका जो सब कुछ हो गया, कंट्री सारे देखो वर्ल्ड ट्रेड में भी उतरा है और ये मार्केट्स में भी चले गए। कौन सी मार्केट्स में ये लोग चले गए थे? इंटरनेशनल मार्केट में। बट इसके बाद में भी इनका जो एक्सपेंशन था वो टाउन में क्यों नहीं हो पाया? सबसे बड़ी बात, कंट्री साइड में तो प्रोडक्शन इनका बहुत अच्छा चल रहा था, बट इनका जो एक्सपेंशन था वो टाउन में क्यों नहीं हो पाया? ये जो सारी चीजें कर रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बट उसके बाद में ये प्रॉफिट ये लोग किससे अर्न नहीं कर पा रहे थे? जल्दी बता दो। टाउन से। ये देखिए स्पिनिंग व्हील, इस तरीके से लोग खुद ही घरों में काम किया करते थे। धागा बनाना, धागे से देखो डाई करना, ये भी एक उसको धागे को बाइंड करके एक सर्कल फॉर्म में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा है ये सारा किसकी वजह से हो पा रहा है? You can see each member of the family involved in the production of yarn. सारे लोग फैमिली के वो धागा बनाने में लगे हुए हैं। Notice that one wheel is moving only one spindle. ये देखिए एक व्हील मूव कर रहा है जिसकी वजह से यार्न को बनाया जा रहा है। तो पहले ये जो था ना, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में पुराना टाइम पीरियड तो लोग इस तरीके से धागे बनाया करते थे। नेक्स्ट देखिए, The growing demand did not match production. It was due to several reasons. इसके काफी सारे reasons हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन टाउन्स में नहीं हो पा रहा था। देखिए, presence of powerful crafts and trade guilds. Urban crafts and trade guilds were powerful. जो अर्बन एरिया थे, जो टाउन्स में थे ना, जो ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट ट्रेडर्स थे, गिल्ड्स थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो वो किसी नए पर्सन को ना एंट्री नहीं देते थे। कहते थे जो जिस भी काम करना है हम ही करेंगे, हम किसी भी नए पर्सन को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करें, किसी भी न्यूली पर्सन को एंट्री नहीं देते थे। These were association of producers that train crafts people, maintain control over production, regulated competition and prices. They also restricted the entry of new people into trade. वो अपने ट्रेड में किसी भी नए पर्सन की जो एंट्री थी, नए पर्सन की, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि कोई भी जो नया पर्सन होगा उसको एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी। हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन, हमने इसको ट्रेंड किया, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, तो हम किसी नए पर्सन को इसमें आने नहीं देंगे। इसलिए टाउन में जो नए मर्चेंट्स थे ना, वो लोग टाउन्स में नहीं गए क्योंकि उनके लिए वहां पर जगह ही नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को टाउन्स में एंट्री नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा टाउन्स में एंट्री करने से अच्छा वो कंट्री साइड की तरफ चले गए। वहां पर भी तो लोग थे और वहां पर क्या था, वो सस्ते दामों पर उनका काम हो जाता था क्योंकि गांव के लोग थे, जरूरत थी उन्हें, तो वो पैसा कम लेते थे, काम ज्यादा किया करते थे, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। मोनोपोलिसाइड और बाय रूलर, इन लोगों ने अपनी इस प्रोडक्शन पे मोनोपोली लगा रखी थी कि इस पे हमारा ही अधिकार है, कोई नया पर्सन इस अधिकार को नहीं ले सकता। रूल्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट्स पर सबकी अपनी अपनी क्या थी? मोनोपोली थी कि कॉटन का किसी एक ने ले रखा, आयरन का किसी दूसरे ने, स्टील का किसी थर्ड पर्सन ने ले रखा। इस तरीके से सबकी अपनी अपनी मोनोपोली थी और वो किसी दूसरे को ये अधिकार नहीं देना चाहते थे। इसलिए मर्चेंट्स को टाउन में ये आने का मौका ही नहीं मिला। तो उन्होंने यहाँ मौका नहीं मिला तो उन्होंने भी ये जगह छोड़ के वो किस तरफ चले गए? वो सारे के सारे लोग कंट्री साइड की तरफ चले गए। प्रोडक्शन इन द कंट्री साइड, अधिक कंट्री साइड में किस तरीके से प्रोडक्शन होता था? मार्चेस फ्रॉम टाउन्स बिगेन गिविंग वर्क टू पुअर पीजर्स एंड आर्टिसंस फॉर सप्लाई। जो मार्चेंट्स होते थे वो टाउन से जाते थे कहाँ? कंट्री साइड में, और वहां जाकर पीजेंट्स को और आर्टिसंस को सामान सप्लाई करने के लिए कहा जाता था। बट उससे पहले वो लोग पैसा वगैरह देकर आते थे जिससे वो सामान को रेडी करके रखते थे प्रोडक्ट को। पुअर पीजेंट जो थे वो एग्रेरियर थे, काम करने के लिए उनको काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब उनको काम की ज्यादा जरूरत थी तो वो काम करने के लिए तैयार हो गए थे।
प्लॉट्स ऑफ लैंड्स विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। अब ऐसा नहीं है कि वो क्या इनके आने से पहले पीजेंट्स काम ही नहीं करते थे, किया करते थे। उनके पास स्मॉल स्मॉल पैच ऑफ लैंड थे, जो स्मॉल स्मॉल उनके पास लैंड थी, उसमें उनके जितने भी घर के मेंबर्स थे ना, उनकी देखो वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, घर के जितने भी मेंबर्स थे वो काम तो करते थे उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, बट उतना अर्न नहीं कर पाते थे जिससे वो अच्छी तरीके से कमा खा सके। तो इसलिए उन्हें एक अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए था इनकम का, जो कि उनको इन मर्चेंट्स की वजह से एक सोर्स मिल गया था। अपने फील्ड में भी वो काम क्या करते थे खेतों में, और दूसरा काम उनका क्या था, ये जो मर्चेंट्स उनको देकर गए थे। तो अब उनके पास वर्किंग के दो सोर्स थे, पहले तो एक ही था सिर्फ अपने फील्ड में ही काम करना, जिससे उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, बट इसके साथ ही साथ क्या हुआ, मर्चेंट्स ने उनको एक ऑप्शन और दे दिया, तो अल्टरनेटिव सोर्स मिल गए उन्हें, जिससे उनकी इनकम जो थी वो बढ़ गई। Moreover, merchants were offering them alternative source of income and advance to produce goods. Goods को produce करने के लिए वो उनको advance भी देकर आते थे। They had mainly two benefits. इनके भी दो benefits थे। वो दो benefits क्या थे? Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. जो उनकी income shrink हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, वो अब बढ़ने लगी थी। किसकी वजह से? Due to proto-industrialization प्रोडक्शन की वजह से उनकी इनकम स्प्रेड हो रही थी, बढ़ रही थी। इट ऑल्सो अलाउ देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। अब वो अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली मिलकर उस काम को करती थी, पहले फील्ड में करते थे, फिर घर पर आकर इस प्रोडक्शन को, इस प्रोडक्ट को बनाने में वो काम किया करते थे, और ये काम भी उनकी पूरी फैमिली वाले मिलकर एक साथ करते थे। ठीक है, ये देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएटेड अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। अब इससे क्या हुआ, इससे जो टाउन्स के लोग थे और कंट्री साइड के लोग थे, उन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप थे ना, वो स्ट्रॉन्ग होने लगे, क्योंकि अब आना जाना तो उनका लगा ही रहता था, तो उनकी बातचीत अच्छी हो गई और रिलेशनशिप भी उनके मजबूत, स्ट्रॉन्ग, अच्छे हो गए। फ्रॉम परचेजिंग वूल टू फिनिशिंग इन्वॉल्व बोथ द टाउन्स एंड द कंट्री साइड। वूल को परचेज करने से लेके उसके फिनिश गुड तक बनने तक टाउन्स और कंट्री साइड दोनों मिलजुल कर एक साथ काम किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वूल स्टेपलर, स्पाइनर, वेवर्स, फुलर, डायर्स इन द कंट्री साइड। देखो, वूल स्टेपलर हो गए, स्पाइनर होगा, वेवर होगा, फुलर्स होगा, डायर्स होगा, ये सारा काम कहाँ होता था? कंट्री साइड में होता था। और फिनिश सेंटर जो था इसका, वो कहाँ था? लंदन में। कहाँ था? लंदन में। किसी प्रोडक्ट को जो फिनिशिंग की जाती थी वो कहाँ की जाती थी? लंदन में। तो जो लंदन था वो इसी के लिए फेमस था। और एक सिंगल मार्केट के अंदर ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड 20-50 वर्कर्स बाय ईच मार्केट। एक मार्केट के अंदर में 20 से 25 के मेंबर रहते थे, और हर एक प्रोडक्शन, जैसे स्टेपलर के 20-25 मेंबर होंगे, स्पाइनर भी 20-25 होंगे, वेवर्स भी 20-25 होंगे। तो इस तरीके से हर एक मार्केट के अंदर 20 से 25 लोग काम क्या करते थे। दिस मीन दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। तो इसका मतलब है कि एक मार्केट के अंदर जो टोटल वर्कर्स होते थे वो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स होते थे। एक कपड़े को बनाने में हंड्रेड्स ऑफ वर्कर काम करते थे। However, there was no efficiency in the system of proto-industrialization. This proto-industrialization system was this part of a network of commercial exchange. जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था ये एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? कमर्शियल एक्सचेंज का। इट वॉज कंट्रोल बाय मार्चेंट्स। पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में है? मार्चेंट्स के कंट्रोल में है। एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर। और जो गुड्स भी इसमें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ना, एक वास्ट नंबर, बड़े अमाउंट में गुड्स को इसमें प्रोड्यूस किया जा रहा था। वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्री। और ये कहीं फैक्ट्री में काम नहीं होता था, क्योंकि हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज के सेटअप होने से पहले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे काम फैमिली फार्म्स में, मतलब घरों में किए जाते थे, किसी फैक्ट्री में ये काम नहीं किए जाते। तो ये जितना भी प्रोडक्शन होता था ये लोगों के घरों में होता था, किसी फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन नहीं होता था। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कि प्रोटो, ये है हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि किस तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब देखिए द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब देखिए ये हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा कि जब तक फैक्ट्रीज नहीं आई थी तो उससे पहले की क्या सिचुएशन थी। अब हम देखेंगे कि जब फैक्ट्री आ गई
तब की क्या सिचुएशन हो गई, मार्चेंट्स जो थे वो कहाँ अपना प्रोडक्शन करते थे, और फैक्ट्री आने के बाद सिचुएशन कैसे चेंज हुई। देखिए द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, सबसे पहली जो फैक्ट्री आई थी वो कहाँ आई थी, अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आई थी, केम अप बाय दी 1730 में आई थी, बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी, बट लेट 18th सेंचुरी में आई थी। एट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीपल, और एक ही फैक्ट्री आई थी कि एक ही लगा दी, ठीक है, इसके बाद फैक्ट्री फटाफट से जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चली गई थी। और इसका जो फर्स्ट सिंबल था, कॉटन एरा आया था, क्या आया था, न्यू कॉटन एरा, मतलब सबसे पहले जो फैक्ट्री में चीजें बनाई गई थी वो कॉटन की चीजें थी, कपड़े की थी। सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल लिया गया है वो कॉटन का लिया गया है। तो जो मिल्स लगी थी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगी थी, वो किसकी थी, कॉटन की। तो इसको इसलिए कॉटन एरा भी बोला जाता है। तो 1730 से या फिर 18 से लेट 18th सेंचुरी को आप कॉटन एरा भी बोल सकते हो। द प्रोडक्शन बूम्ड इन लेट 19th सेंचुरी में, और 19th सेंचुरी आने तक प्रोडक्शन बूम्ड हो गया। बूम्ड का मतलब है इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होने लगा था। कहते हैं ना स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, प्रोडक्शन एकदम बूम करके बहुत सारा होने लगा था, उसको बूम्ड प्रोडक्शन बोला जाता है। फ्रॉम 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन थी 2.5 मिलियन यूज होती थी 70-60 में, और ये 22 मिलियन पाउंड्स 70-87 तक यूज होने लगी थी। ठीक है, पहले कितनी होती थी 2.5 मिलियन, और उसके बाद 22 मिलियन पाउंड्स बढ़ गई थी। तो ये एक बूम्ड प्रोडक्शन था, बढ़ा हुआ प्रोडक्शन था, एकदम से ही इतना प्रोडक्शन बढ़ गया था। The reason for the increase in the demand for raw cotton was a series of invention in the 18th century. इसका रीजन क्या था, रॉ कॉटन की डिमांड का इन्वेंशन की सीरीज बढ़ गई थी। मतलब ऐसा लगता था हर दिन किसी न किसी चीज की इन्वेंशन हो रही है, तो सीरीज और इन्वेंशन बढ़ गई थी। सीरीज ऑफ जो इन्वेंशन थी वो बढ़ गई थी 18th सेंचुरी में। मतलब अगर कहें सबसे ज्यादा इन्वेंशन किस टाइम पीरियड में हुआ तो 18th सेंचुरी में हुआ सबसे ज्यादा इन्वेंशन। मतलब एक के बाद एक डेली से मान लो डे बाय डे किसी ना किसी चीज की इन्वेंशन हो रही थी। A series of invention in the 18th century increased the efficiency of each steps of process. Like as carding invention to a twisting, spinning and rolling enhanced the output for worker and made possible the production of stronger threads and yarn. फिर उससे जो यार्न था, थ्रेड्स थे, वो भी मजबूत बनने लगे थे, क्योंकि देखो जो हर एक स्टेप था ना, कार्डनिंग हो गया, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, इनका जो इन्वेंशन थी बढ़ गई थी। इनके लिए मशीनें आ गई थी, इनके लिए टूल्स आ गए थे, जिससे काम स्पीड में और जल्दी होने लगे थे। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल्स, तो ये चीजें थी यहाँ तक कि जो फैक्ट्री की जब आई तो फैक्ट्री के आने से क्या क्या बदलाव हुए। देखिए क्या क्या बदलाव हुए फैक्ट्री के आने से। सबसे पहले तो कॉटन एरा आ गया, कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, टूल्स नए नए आने की वजह से प्रोडक्शन एकदम बूम्ड करके इंक्रीज होने लगा। इन साथ ही साथ इनकी जो चीजों सीरीज ऑफ इन्वेंशन आई, सीरीज ऑफ इन्वेंशन का मतलब क्या, डे बाय डे कोई ना कोई चीज इन्वेंट हो रही थी और काम भी स्पीड में और जल्दी होने लगे थे। जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रोसेस बढ़ रही थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल, अब कॉटन मिल का इंट्रो पढ़ते हैं हम। रिचर्ड आर्कवाइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। रिचर्ड आर्कवाइट जो थे, इन्होंने कॉटन मिल को क्रिएट किया, बनाया था। इट हेल्प इन मैनेजिंग द वर्क ऑफ ईच स्टेज, और इन्होंने हेल्प करी जितनी भी स्टेज होती हैं, सबसे पहले कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ठीक है, ये जितनी भी स्टेज होती है वर्किंग, इन सभी को इन्होंने मैनेज किया अंडर वन रूफ। किसका, अंडर वन रूफ। वन रूफ मतलब एक ही छत के नीचे। Furthermore, this allowed a more careful supervision over the production process, a watch work quality and the regulation of labor. अब ये एक देखिए, ये रहा, ये एक छत हो गई। अब इन्होंने एक तरीके से ये कहे तो इन्होंने फैक्ट्री इन्वेंट करी। क्या फैक्ट्री इन्वेंट करी, फैक्ट्री। तो इन्होंने एक ही छत के नीचे लोग यहाँ पर आते थे और काम करते थे, काम कर कर अपने घर पर चले जाते थे, जिससे क्या हुआ, उसकी क्वालिटी को भी देखा जा सकता था, उसकी कि सेम क्वालिटी की बना रहे नहीं बना रहे, अच्छी क्वालिटी की बन रही है नहीं बन रही। और हम लेबर को भी रेगुलेशन में रख सकते थे कि लेबर डेली आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, डेली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ये करने के लिए इन्होंने देखो चीजों को अच्छे से मैनेज करने के लिए उसकी हेल्प करी। जो वर्कर्स थे ना, उनको ईच स्टेज अंडर वन रूफ, एक रूफ के अंदर इन सभी को रख लिया था। तो जितने भी वर्कर्स थे वो सारे एक रूफ में, एक रूफ के नीचे आ गए थे, मतलब एक ही छत के नीचे सब आकर काम करते थे। दिस अलाउड इट
मोर केयरफुल सुपरविजन, जिससे उनकी देखरेख ज्यादा अच्छे से की जा सकती थी। और तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी उसमें उसकी क्वालिटी और रेगुलेशन ऑफ लेबर को भी देखा जा सकता था। ऑल्दो द प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू इन वर्कशॉप, उसके बाद ये जो प्रोडक्शन था कंटिन्यू हो गया, इसी टाइप की वर्कशॉप्स बनने लगी थी, जिसमें जो हमारा प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा। बहुत सारी वर्कशॉप इसके बाद में बन गई थी जहां इसी तरीके से काम किया जाता था। और यही एक तरीके से हम कहें तो ये फैक्ट्री ही है, इसी तरीके से फैक्ट्री आई, क्योंकि एक रूफ के नीचे तो क्या लोग जहां काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री तो बोलते हैं। और आपको आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री में डिफरेंस क्या क्या है। ये देखिए, कॉटन मिल पेंटेड बाय C.A. टर्नर, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, द आर्टिस्ट सेट सीन थ्रू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ये एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और दैट मेक्स लानास्केर द बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी इन द वर्ल्ड, अ ह्यूज कॉटन मिल एरोक with electricity in the twilight is a most impressive sight। ये impressive sight एक तरीके से फैक्ट्री है, सारे वर्कर्स यहाँ पर आके काम करते हैं। अब देखिए द इंक्रीज ऑफ कॉटन कंजप्शन, कॉटन का कंजप्शन किस तरीके से बढ़ा। द अर्ली 19th century factories increasingly become an intimate part of the English landscape। इंग्लिश लैंडस्केप के अंदर जो फैक्ट्रीज थी वो इंक्रीज होने लगी, मीन्स बढ़ने लगी। So visible were the imposing new mills, नई नई मिल्स डेली लग रही थी। So magical seemed to be the power of new technology। अब इसमें क्या नई नई मिल्स बढ़ने लगी तो उसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी। The contemporaries were dazzled, the concentrated their attention of the mill, almost forgetting the balance and workshop, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेट था उसका थोड़ा सा अटेंशन उन मिल्स से छिन रहा था, मतलब उन मिल्स की तरफ से जो अट्रैक्शन था वो थोड़ा सा हट रहा था। कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उस तरफ से वो थोड़ा सा हट रहा था। क्यों हट रहा था? क्योंकि नई नई शॉप लग रही थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि काम ज्यादा बढ़ रहा था। ओके, ये देखो The cotton mill consumption industrial Manchester by M. Jackson, The Illustrated London News, 1857। Chimneys blowing smoke came to character the industrial landscape। ये देखिए सामने आपको यहाँ दिख रही होंगी, आप अपनी बुक में देखिए, इस टाइप का फिगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का ये फिगर देखने को मिले। ये क्या है, ये फैक्ट्रीज है, इतनी ज्यादा अमाउंट में यहाँ से यहाँ तक ये सारी आपको फैक्ट्रीज दिखाई देंगी। तो ये पूरा जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें चिमनीज है, चिमनी स्मोक निकाल रही है, धुआं निकाल रही है, जिसके वजह से हमें पता चल रहा है कि लंदन की न्यूज है 1857 की, ये प्रोडक्शन इतने अमाउंट में हो रहा है, इतनी फैक्ट्रीज थी जहां से धुआं निकल रहा है। तो इससे कंपेयर करके हम उस टाइम के प्रोडक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस अमाउंट में प्रोडक्शन बढ़ चुका था। एक स्टार्टिंग हुई थी छोटी सी इंडस्ट्रीज से, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बन चुकी थी। देखिए चेंजिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसा चेंज आया, ग्रेजुअल चेंज आया। चेंजिंग इन पर्टिकुलरली 2 सेक्टर, सबसे पहले 2 सेक्टर्स में चेंज आया। पहले अब देखिए कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब हम दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इन ब्रिटेन कॉटन एंड मेटल्स वर द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन के अंदर कॉटन और मेटल्स की 2 टाइप की इंडस्ट्रीज लगी थी जो कि डायनेमिक थी। सबसे पहले कॉटन एंड उसके बाद में जो दूसरी थी वो मेटल इंडस्ट्रीज थी। पहली कौन सी थी, कॉटन, एंड सेकेंड कौन सी थी, मेटल्स की। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉटन, जो पहला फेज आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो फर्स्ट फेज था वो किसका था, वो कॉटन का था। मतलब उसमें जो कॉटन लीडिंग सेक्टर में था, सबसे पहला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो किसका हुआ था, कॉटन का। ये 9th 10th जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ये सारे पॉइंट्स जो आएंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर सिर्फ 9th या 10th वाले पढ़ेंगे, सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो कॉटन था वो फर्स्ट लीडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन था। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका हुआ था, कॉटन का, जिसमें कॉटन लीडिंग सेक्टर में था। उसके बाद आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लेड द वे 1840s। फिर कॉटन के बाद में आयरन और स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस हुई थी, ये आई थी। पहले कॉटन हेड मान लो, लेड मान लो, उसके बाद आयरन और स्टील आई थी। मतलब चेंज हो गया ना कॉटन से आयरन और स्टील। द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, जैसे ही आयरन और स्टील आया रेलवे एक्सपेंड होने लगी।
कहाँ, इंग्लैंड में 1840 में। एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम द 1860 द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रिपीटली। पहले इंग्लैंड में रेलवे आई, रेलवे का एक्सपेंशन बढ़ा 1850 में। उसके बाद इनकी जो कॉलोनीज थी वहां भी आयरन और स्टील की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, इंक्रीजिंग, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड वहां भी बढ़ गई थी, जो इसकी क्या थी, कॉलोनीज थी। By 1873, Britain was exporting iron and steel worth 77 million, double the value of its cotton export. 1873 में जो ब्रिटेन था उन्होंने आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कितना एक्सपोर्ट किया था, उसकी जो वर्थ थी 77 मिलियन, जो इसकी डबल वैल्यू करके वो उसको सेल कर रहे थे। कॉटन का तो एक्सपोर्ट चल ही रहा था, बट साथ ही साथ स्टील और आयरन का भी चलने लगा था। ये इसका फर्स्ट चेंज था जो कि इसके सेक्टर में चेंज आया था। अब देखिए सेकंड है ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में कैसे है, न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब न्यूज इंडस्ट्रीज जो आई थी, क्या नई इंडस्ट्री आने से पुरानी इंडस्ट्रीज बिल्कुल हट जाएगी, मतलब नई चीज आने से क्या पुरानी चीजें बिल्कुल ही हट जाती है, तो ऐसा नहीं है। न्यू इंडस्ट्रीज तो आई बट उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ना वो डिस्प्लेस नहीं कर पाए। न्यू इंडस्ट्रीज ने जो आपकी ये ओल्ड या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे उसको वो डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, देखिए इट इज बिकॉज ओनली 20% ऑफ टोटल वर्कर्स वर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए पहला तो ये था कि लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे, वो उनको हैबिट, देखो जो हमें हैबिट होती है हमें वो काम करना ज्यादा इजी लगता है। कोई मशीन आ जाए उस पर करने को बोलो, यार बहुत सर दर्द है, इतना समझना पड़ेगा तब होगा, गड़बड़ हो गई तो अलग चीज है। तो इसीलिए सिर्फ 20% वर्कर्स थे जो उसमें अच्छे से काम कर पाते थे, बाकी अदर वर्कर्स में काम नहीं कर पाते थे। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट वर स्टिल प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। जो लार्ज पोर्शन था ना, जो लार्ज पोर्शन था वो अभी भी डोमेस्टिक यूनिट्स के ऊपर ही डिपेंड था। उनको क्या अभी भी ठीक लग रहा था कि हमें अभी भी वही डोमेस्टिक जो काम चल रहे थे, लोग जो अपने फैमिली फार्म में काम कर रहे थे वही काम उनको अभी तक ठीक लग रहा था। तो लोग नहीं चाहते थे कि वो ये न्यू जो इंडस्ट्रीज आई है इससे काम करवाएं। पहला तो ये था कि लोगों को आता नहीं था काम करना उससे। दूसरा ये था जो नई नई मशीनें आई थी ना, अब मशीनों का लोगों को भी तो डर था, इतनी बड़ी महंगी महंगी मशीनें खरीद ले वो काम ना करे, वर्कर्स ने खराब कर दी। तो जो इस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंड होगा वो कौन करेगा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा वो कौन करेगा। तो इसलिए अभी लोग मशीन्स को बाय करना भी नहीं चाहते थे। ये देखिए, अ फिटिंग शॉप एट अ रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1849 में। In the fitting shop, new locomotive engines were completely and old one repaired. पुरानों को रिपेयर किया जा रहा है और नए जो है उनको बनाया जा रहा है। ये देखिए थर्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हैड डेवलप। अब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो किस तरीके से डेवलप हो रही थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अपडेटेड देमसेल्व्स एंड इंप्रूव देयर स्किल्स। ट्रेडिशनल स्किल इंप्रूव हो रही थी, अपने स्किल्स को डेवलप कर रही थी। द पेस ऑफ चेंजिंग इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट बाय स्टैम्प पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना उनको चेंज होना पड़ा था, अगर वो चेंज नहीं होंगी स्टीम पावर्ड में कॉटन के लिए और मेटल इंडस्ट्रीज में तो एक तरीके से बिल्कुल ही बंद पड़ जाएंगी। तो उन्हें चेंज होना पड़ेगा स्टीम पावर्ड में और मेटल इंडस्ट्रीज में। अगर वो चेंज नहीं हुई तो वो वही मतलब एक तरीके से उनका काम बंद हो जाएगा। Seemingly ordinary and small innovation were the basis of growth in mechanized sectors such as food processing, building, poetry, glasswork, tanning, furniture and production of implement। अब उसके साथ ही साथ ये सारी चीजें भी थी, उसके ग्रोथ के लिए उन्हें फूड प्रोसेसिंग चाहिए थी, बिल्डिंग चाहिए थी, पोएट्री, ग्लास वर्क चाहिए था, इन सारी चीजों में भी इम्प्लीमेंट करना था। इसीलिए जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलपमेंट जरूरी था। ये हमारा थर्ड फेज था चेंजिंग में। देखो फर्स्ट हमने करा, सेकंड करा, ये हमारा थर्ड फेज था जिसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल है हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अब हम करेंगे अपना फोर्थ, द एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी।
New technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. Thus technological changes occurred slowly. देखिए प्रॉब्लम भी थी, ट्रेडिशनल जो हमारी इंडस्ट्रीज थी हम उसको ऐसे ही थोड़ी रिमूव कर देंगे, ऐसे ही थोड़ी हटा देंगे, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी, जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, अब नई कोई चीज है डायरेक्ट जाकर हम उसको बाय थोड़ी कर देंगे, उसके मेरिट डिमेरिट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखो जो न्यू टेक्नोलॉजी थी ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्री वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट, और उसको यूज करने की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि लोगों को वो यूज भी करनी नहीं आती। अब यूज तो लेबर ही करेंगे ना, अब उन लेबर को उसको पहले सिखाना पड़ेगा कि आपको इन मशीन्स को, इन टूल्स को किस तरीके से यूज करना है। दस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर स्लोली, चेंजेस तो आए बट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी क्योंकि लोग उसको बाय नहीं करना चाहते थे। बाय करने से पहले डर था, यार इतनी एक्सपेंसिव है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसका एक्सपेंस ज्यादा था, तो इसलिए धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए थे। Technological changes occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. The machines often broke down and repair was costly. क्योंकि अगर मशीन कुछ ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है या रिपेयरिंग का काम आता है तो उसकी जो कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट थी। They were not as effective as their invention and manufacturers क्लेम, तो इसलिए उतना इफेक्ट नहीं था इन्वेंटर ने जितना बताया था, बट उतनी अच्छी वो मशीन्स नहीं थी, तो इसलिए बहुत ही कम लोग अपना स्टेप उसको खरीदने के लिए बढ़ा रहे थे। तो ये चेंज थे हमारे किसमें, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, अब ये देखिए द केस ऑफ स्टीम इंजन। अब एक केस हो रहा है स्टीम इंजन का, कि जब स्टीम इंजन आया था, फॉर एग्जांपल जेम्स वॉट, ये नाम तो सबने ही सुना होगा, जो जेम्स वॉट थे, इम्प्रूव द स्टीम इंजन, इन्होंने स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था। न्यू कमन एंड पेटेंट द न्यू इंजन 1781 में इन्होंने स्टीम इंजन को बनाया था जेम्स वॉट ने। आफ्टर द मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल, और इसका जो न्यू मॉडल बनाया गया था वो मैथ्यू बोल्टन ने बनाया था। बट फॉर इयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स, न्यू मॉडल तो बना दिया बट उसका बायर उन्हें कोई नहीं मिला था, कोई भी इनका स्टीम इंजन खरीदने के लिए रेडी नहीं था। ड्यू टू एक्सपेंसिव है, रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। देवर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में 321 से ज्यादा स्टीम इंजन नहीं थे। 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्री, 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 जो थे वो वूल इंडस्ट्रीज में थे, एंड अदर रेस्ट ऑफ माइनिंग, और जो बाकी के जो बचे हैं वो माइनिंग के लिए थे और कुछ कैनल वर्कर्स और आयरन वर्कर के पास में थे। तो ये टोटल 321 जो इंजन थे वो थे। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन देखो हुआ है, चीजें बनी है, तो एकदम से लोग उसको आंख बंद करके खरीदने नहीं पहुंच जाएंगे। पहले वो उसको मेरिट डिमेरिट, कितना एडवांटेज देगा ये, कितना डिसएडवांटेज मिलेगा हमें इससे, उसके बाद ही तो लोग उसको बाय करेंगे। पता लगा बाय कर लिया बट ज्यादातर उसके डिसएडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, तो उसको बाय करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे। ये देखिए स्पिनिंग व्हील है फैक्ट्री में 1830 में। यू कैन सी हाउ जाइंट व्हील मूव बाय स्टीम पावर। ये जो व्हील्स है वो जो जाइंट व्हील है ये सारे किससे मूव कर रहे हैं, स्टीम पावर से मूव कर रहे हैं। कुड सेट इन मोशन हंड्रेड्स ऑफ स्पाइंडल्स टू मैन्युफैक्चर थ्रेड, और ये मैन्युफैक्चर थ्रेड से ये स्पाइन व्हील्स बनाए गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए सबसे पहले हमने इसको 2 इमेजेस के बारे में पढ़ा था। इस इमेजेस में क्या था, ये एक गॉडेस फिगर है जो एक फ्लैग लेकर अपने हाथ में है, जो आगे बढ़ने फ्यूचर की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शो कर रही है। ठीक है, दिखा रही है टाइम को आगे बढ़ते हुए, टाइम किस तरीके से उड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और नई नई चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ ये अलादीन है और नीचे एक मॉडर्न पर्सन है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, टूल्स के थ्रू चीजों को मेक करने के लिए, बनाने के लिए यूजफुल होता है कि उसको किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले चीजें कैसी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चीजें थी वो पहले ऐसी थी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मार्चेंट्स थे, वो टाउन्स में उनको लोगों को मोनोपोली थी लोगों के पास में, तो न्यू लोगों को वो चांस नहीं देते थे। तो मार्चेंट्स कंट्री साइड में गए, गांव के लोगों को पैसा दिया और उनको
गुड्स दिए जिसकी वजह से वो उनको प्रोडक्ट बनाकर देते थे, जिससे उनका भी फायदा था क्योंकि उनको एक सिर्फ खेती के काम से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था, तो उनको दूसरे काम की भी जरूरत थी जो उनको मर्चेंट्स ने दिया। तो टाउन्स में काम ना करवा कर वो गांव में लोगों से काम करवाते थे और लोगों से काम करने के बाद दोनों का ही प्रॉफिट हो जाता था, उनको भी कम प्राइस में चीजें मिल जाती थी और गांव वालों को भी एक अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया था। ठीक है, ये 17th-18th सेंचुरी के अराउंड की बात है। और ये देखिए प्रेजेंस ऑफ पावर क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स, तो वही है कि उन लोगों की मोनोपोली थी, वो लोग उनको एंट्री भी नहीं देते थे और न्यू जो कस्टमर होते थे या फिर ये कह सकते हैं न्यू जो मर्चेंट्स थे उनको चांस नहीं मिलता था। ये था हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और फैक्ट्रीज कैसे आए? फैक्ट्रीज जब आए सबसे पहले कॉटन एरा आया जिसमें जो सबसे पहला प्रोडक्शन था वो कॉटन का, सबसे पहले फैक्ट्री जो लगी थी वो इंग्लैंड में लगी थी 1730 में और उसमें जो प्रोडक्शन हुआ था बिल्कुल बूम करके हुआ था। फिर इन्वेंशन ऑफ सीरीज आ गए जिसमें डे बाय डे कोई ना कोई इन्वेंशन हो रहे थे, जैसे कार्डिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, इनके सबके इन्वेंशन हुए थे। रिचर्ड ऑकराइट जो थे एक तरीके से इन्होंने भी कॉटन मिल लगाई थी सबसे पहले, ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई थी अंडर वन रूफ, एक रूफ बनाया था जिसके अंदर सभी लोग आकर काम किया करते थे, जिससे उसकी क्वालिटी भी चेक की जा सके, उन पे निगरानी भी रखी जा सके कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और लेबर का रेगुलेशन भी देखा जा सके कि वो टाइम पर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। इसके लिए इसके बाद बहुत सारी वर्कशॉप्स ओपन हो गई, मतलब जगह जगह पर वर्कशॉप्स ओपन होने लगी थी जिससे कि लोग अपना काम इजिली कर सकते थे। उसके बाद चेंज आया कि इंडस्ट्रियल में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज में किस तरीके से चेंज आया। कॉटन मिल के बाद में स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज भी आई थी। स्टार्टिंग में कॉटन था बट उसके बाद आयरन और स्टील भी आया जिसमें प्रोडक्शन उनका भी बढ़ गया। 77 मिलियन था, उसको भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा, आयरन स्टील को, कॉटन को भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। रेलवे का एक्सपेंशन बढ़ गया आयरन स्टील आने की वजह से। बट इसी के साथ ये न्यू टेक्नोलॉजी थी, बट ये न्यू टेक्नोलॉजी आने से हम पुरानी टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, नहीं भूलते हम पुरानी टेक्नोलॉजी को भी। तो उसमें बट उसके जो वर्कर्स थे वो सिर्फ 20% टोटल वर्कर्स थे और इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इस सेक्टर में काम करने के लिए बचे थे। ठीक है, लार्ज पोर्शन जो था वो अभी भी डोमेस्टिक यूनिट में ही लगा हुआ था। 20% न्यू टेक्नोलॉजी में लगे थे, बाकी का अभी भी डोमेस्टिक में ही काम कर रहा था। बट इसके बाद जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हैड डेवलप्ड, बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी तो डेवलप होना था, अगर वो बैकवर्ड रह जाती तो उन्हें कभी भी कोई भी नहीं पूछता। तो उन्होंने भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा, उन्होंने ये देखा कि हम मशीन्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने देखो ये क्या लिखा है, The pace of change in the traditional industries was not set by steam power, क्योंकि उनके पास steam power कॉटन के लिए नहीं था, मेटल इंडस्ट्रीज नहीं थी, बट छोटे छोटे इनोवेशन उन्हें भी करने थे, मैकेनाइज्ड होना था जिसकी वजह से वो अपना जो वर्क है उसको बढ़ा सके। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। जो ट्रेडर्स थे उनको भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तो डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? मशीन्स एक्सपेंसिव थी, अगर टूट गई या रिपेयरिंग का आ गया तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, वर्कर्स को सिखाना पड़ेगा क्योंकि वर्कर स्किल्ड नहीं थे, वो वर्कर मशीन को ही खराब कर दे। तो इतनी महंगी चीज खरीदने से पहले, और अभी नई नई बनी थी तो उतनी अच्छी मशीनें भी नहीं बन पाई थी, काम बहुत ज्यादा था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही ये लोग उस मशीन्स को, उस टूल्स को बाय कर रहे थे। और उसके साथ ही स्टीम इंजन आता है। स्टीम इंजन जो था उसमें सिर्फ जेम्स वॉट ने सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था, उसके बाद मैथ्यू बोल्टन ने उसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस करने को तो उन्हें कोई बायर ही नहीं मिला था, सेम वही कंडीशन, नई है, एक्सपेंसिव है, ज्यादा खरीदने में पैसा जाएगा, इसलिए लोग उसको बाय करना ही नहीं चाहते थे। और स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ ही स्टीम इंजन बनाए गए थे, कुछ कॉटन के लिए, कुछ वूल के लिए, कुछ स्टील के लिए, कुछ आयरन के लिए, तो इन सब के लिए जो थे स्टीम इंजन बनाए गए थे। बट धीरे धीरे जो इनका प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा और लोगों को लगा हाँ ये सही काम कर रही है, तो लोग उसको भी बाय करने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ इसी चैप्टर की। ओके, चलिए बाय बाय।